हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार का पार्ट 2। पहले भाग में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 12 से लेकर के 13 यानी 12 और 13 को पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। कितने तरह के हमें अधिकार दिए गए हैं, 6 तरह के, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सारा कुछ डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का एक बेस वीडियो है। आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितने तरह के हमें अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से आई, ये सारा कुछ आपको पहले वीडियो में समझ में आएगा। जो आज का हमारा वीडियो है वो मौलिक अधिकार का पार्ट 2 है। इसमें हमें मूल अधिकार दिए गए हैं 6 तरह के मूल अधिकार। उसमें जो पहला है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार, उसे हम आज पढ़ेंगे। और इसके बारे में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो 14 से 18 तक के सारे अनुच्छेद आज हम कवर करेंगे। मूल अधिकार के पार्ट 2 में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता या समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है, जो कि हमारा पहला मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार में से ये हमारा पहला मूल अधिकार है। कौन सा? समता या समानता का अधिकार। क्या है समता और समानता का अधिकार, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में इसके बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? पहले 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, सभी को बराबर की दृष्टि से देखा जाएगा। विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। विधि के सामने सभी लोग एक समान होंगे। आपने कोर्ट में देखा होगा कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, तो इसका मतलब यह है कि कानून अंधा है। उसके सामने कटघरे में कौन खड़ा है ये उसे पता नहीं है। उसके लिए सब बराबर हैं। विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी एक जैसे हैं, समान हैं, यानी पक्षपात नहीं किया जाएगा। चाहे वो कोई मंत्री हो या फिर कोई भी राजनीतिक पद पर हो या फिर कोई एक साधारण आदमी हो, सभी को समान रूप से सजा दी जाएगी। अब इसमें जैसे कि अगर आज बात की जाए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो ऐसे पद हैं कि संविधान में इन्हें कुछ प्रावधान इनके लिए दी गए हैं कि इन्हें कोर्ट सजा इनके पद पर रहते हुए नहीं सुना सकती। अगर कोर्ट इनको सजा सुनाती है तो पहले इनको पद से हटाना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को खुद क्षमादान का अधिकार है अनुच्छेद 71 के तहत। तो अगर राष्ट्रपति के पद पर होते हुए कोर्ट उसे सजा सुनाती है तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सजा को खुद माफ कर लेगा। तो इसके लिए संविधान में एक प्रावधान रखा गया कि पहले उसको पद से हटाया जाए ताकि उसके अधिकार खत्म हो सकें, इसके बाद फिर उसको सजा दी जा सकती है। ऐसे राज्यपाल के लिए और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर अन्य न्यायाधीश हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान। तो पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अब इसमें 2 तरह की बात आती है। एक आता है कानून के समक्ष समानता, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। इसमें क्या डिफरेंस है? कानून का कानून का समान रूप से संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें क्या है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जैसे इस तरह से आप समझिए कि जैसे अगर कोई 5 साल का बच्चा है और कोई 20 साल का है, तो अगर बात की जाए कि उनके अधिकारों में, जैसे कि 5 साल के बच्चे का अगर आप देखते हैं कि टिकट उसका हाफ लगता है, 20 साल का है उसका फुल टिकट लगता है, तो अब आप इसमें कहेंगे कि भारत का नागरिक वो है और भारत का नागरिक 20 साल का भी है जो वो भी है, तो इनको कानून के समक्ष समान रूप से अगर देखा जाए तो उसका भी हाफ लगना चाहिए, उसका भी हाफ, या फिर दोनों का बराबर लगना चाहिए। या फिर अन्य कई तरह के ऐसे हैं कि जो 5 साल के बच्चे से 20 साल के बच्चे के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो कि 5 साल के बच्चे के फेवर में जाते हैं। कुछ ऐसे कानून हैं या उसको कुछ छूट दी गई हैं। कोई सज़ा होती है तो 5 साल के बच्चा है जो उसको कम सज़ा होती है या फिर सज़ा ही नहीं होती है नाबालिग के केस में, जो कि आईपीसी में कुछ दिए गए हैं नियम।
तो इसमें क्या कहा गया है कि कानून का समान संरक्षण होगा, लेकिन कुछ उसके लिए प्रावधान है। कानून के समक्ष समता क्या कहता है कि कोई भी नागरिक है वो कानून के सामने बराबर है, यानी कि कानून सभी को समान रूप से सजा देगा। लेकिन ये दूसरा वाला कहता है कि कानून का समान संरक्षण होगा, यानी कि जैसे कि समान परिस्थितियों में समान संरक्षण। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, इस तरह से भारत में जो लागू है 80% ये लागू है अमेरिका से लिया हुआ कानून का समान संरक्षण। ये भी लागू है 20% कानून के समक्ष समानता। अगर पूरी तरह से इसको लागू किया जाता है तो फिर उसमें ये दिक्कत हो जाएगी कि भारत के सभी नागरिक हैं, तो फिर चाहे वो 2 साल का बच्चा है या फिर 20 साल का है, तो उसके लिए दोनों के लिए समान सजा होगी, समान कानून होंगे, समान अधिकार होंगे। तो ऐसा फिर समाज जो है असंतुलित हो जाएगा, फिर तो बन ही नहीं पाएगा। तो भारत में जो 80% लागू है कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिया गया। इसके बाद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर, जन्म स्थान या फिर वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसको किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर अब आप इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते कि कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, यानी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग यानी कि महिला, पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान, जन्म स्थान का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कोई पूर्वोत्तर भारत का है, कोई एमपी से है, यूपी से है, बिहार से है। अब जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा लोग हैं या फिर कोई बिहारी यूपी का जाता है तो वो लोग मराठा, बिहारी इस तरह से कुछ भेदभाव करते हैं। तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारे मूल अधिकार में लिखा हुआ है। समता या समानता का अधिकार कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म को लेकर के, जाति को लेकर या फिर लिंग, जन्म स्थान और वंश को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसको किस तरह समझते हैं, इसी में आ जाता है आपका आरक्षण। अब बात ये आती है कि जो आरक्षण है तो वहाँ पर तो फिर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है और जन्म स्थान के आधार पर। तो इसमें ये बात आ जाती है कि फिर ये तो मूल अधिकार के विरुद्ध है। तो इसमें संविधान में कहा गया है कि कुछ ऐसे हैं समाज में लोग कि कुछ नीचे जो है तबके से हैं, कुछ ऊपर हैं। इस तरह से आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जो समाज है कुछ थोड़ा इस तरह से, तो जो ये नीचे वाले हैं सरकार इनको कुछ जो है आरक्षण दे करके इनको थोड़ा सा नीचे से पुश करेगी और इनको इनके लेवल पर लाने का प्रयास करेगी, लेकिन इनको नहीं रोकेगी कि ये आगे नहीं बढ़े, इसमें रोक नहीं लगाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आरक्षण का मतलब है कि जो समाज में असमानता है, जो पीछे रह गए हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पर पीछे हैं लोग, विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र है, या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो आरक्षण मिलता है पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ ज़्यादा विकास नहीं हुआ है तो वहाँ पर उनको आरक्षण मिल जाता है। सेना भर्ती में उनको कम लंबाई है तो भी चल जाता है। लिंग के आधार पर आरक्षण मिल जाता है महिलाओं को। जाति के आधार पर तो आरक्षण आप लोग देख ही रहे हैं कि एससी वालों को आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है। तो इसका मुख्य आधार यहीं से है कि जो पीछे हैं, तो सरकार का ये उद्देश्य है, या फिर हम ये कह सकते हैं संविधान का ये उद्देश्य था कि ये लोग भी इस लेवल पर आ सकें और जो असमानता है वो थोड़ा सा लेवल पर आ सके और समान रूप से सभी लोग ग्रो करें। तो ये इन लोगों को आरक्षण देकर के ऊपर लाने का प्रयास करेगी, लेकिन ये जो आगे बढ़ रहे हैं इन पे कोई रोक नहीं लगाएगी। आरक्षण का क्या अर्थ है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे है, उसको भी मौका दिया जाएगा और वो भी लेवल पर आएगा, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। अब इसमें क्या है, जो आरक्षण का विरोध करते हैं तो अगर उनसे ये बात आ जाए कि जाति को ख़त्म कर दिया जाए
अगर आरक्षण को ख़त्म करना है तो जाति को ही ख़त्म कर दो। तो वहाँ पर बात यह आ जाती कि नहीं, जाति भी रहनी चाहिए और आरक्षण भी रहना चाहिए। हर सरकार आएगी और हर बार इसको 10-10 साल करके बढ़ाया जाता रहा है। मोदी जी ने भी इस बार इसको 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। तो ये आरक्षण कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर 3 तरह से आरक्षण दिया जाता है। अब ये आरक्षण जो है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मूल अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि ये समाज को जो है एक तरह से ये कह सकते हैं समान बनाने के लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत इसको रखा गया है। तो भेदभाव तब आप कर सकते हैं जब आपका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए हो, ये संविधान में कहा गया है। इसी तरह से जो लिंग के आधार पर मिलती है आरक्षण, लिंग के आधार पर जो मिलता है, जैसे कि महिलाओं को हैवी वर्क पर नहीं रखा जाता है खदानों में या फिर सेना में जो कि बॉर्डर पर रहते हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे महिलाओं को रखा जाए, जबकि इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो समाज की भलाई के लिए यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें क्या है कि पुरुष वर्ग थोड़ा फिजिकली ज़्यादा मजबूत होता है, ये बायोलॉजिकली है, तो लिंग के आधार पर उनको वहाँ पर आरक्षण मिल जाता है, महिलाएं हैवी ड्यूटी पर नहीं रखी जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोग अनुच्छेद 15 को अच्छे से समझ पाए होंगे। 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे और कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आरक्षण जो है, इसी में आरक्षण आ जाता है। तो जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। किस आधार पर? कि उसका उद्देश्य समाज की भलाई करना या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, समाज का जो है समानता समाज में लाना, इस उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान भी इसी में रखा गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है वो सभी को समान रूप से दी जाएगी। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर भी आरक्षण, तो आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसे तब तक रखा जाएगा जब तक कि ये ऊंच नीच का भेदभाव है जातियों में, और जो पिछड़ा वर्ग है उनको न सताया जाए। इस वजह से उनके फेवर में कुछ एक्ट भी बनाए जाते हैं। उनको ऊपर लाने के लिए, नीचे से पुश करने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो जो है ऊपर आ सके लेवल पर। या फिर जो एक पिछड़ा एरिया है, जन्म स्थान के आधार पर यानी क्षेत्र वाइज भी आरक्षण दिया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, छत्तीसगढ़ का कुछ विशेष क्षेत्र, तो वहाँ पर भी आरक्षण दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। इसमें भी आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। छुआछूत आप लोग देखेंगे कि वर्तमान में तो बहुत कम रह गए शहरी इलाकों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो अछूत या फिर छुआछूत का जो व्यवहार है वो किया जाता है। जो वहाँ पर नीची जाति के लोग हैं उनको नीचे बैठाया जाता है, अपनी बराबरी पर बैठने नहीं देते उच्च वर्ग के लोग। तो ये जो है भेदभाव किया जाता है। इसके लिए मूल अधिकार में अस्पृश्यता का अंत जैसा एक प्रावधान रखा गया और इसमें एक कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया कि अगर आप किसी से छुआछूत का जो है व्यवहार करते हैं, किसी से आप छूत का भेदभाव करते हैं, तो आपको एक अपराध की दृष्टि से देखा जाएगा। ये आर्टिकल 17 कहता है। लेकिन इसमें एक ये प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी है जो कि एक संक्रामक बीमारी है, तो उस केस में आप छुआछूत का भेदभाव कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को संक्रामक, जैसे कि आज की डेट में देखते हैं कोविड-19 है, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है तो वहाँ पर फिर ये मूल अधिकार ये नहीं चलेगा कि आप कह दें कि नहीं मुझे तो अधिकार है, मूल अधिकार है अस्पृश्यता का अंत और आप छू लें। तो वहाँ पर इस अस्पृश्यता का जो अंत है इसको जो है सीमित कर देता है।
संक्रामक रोगी है अगर कोई, तो उसको फिर ये अधिकार नहीं मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आज़ादी से पहले कई उपाधियां दी जाती थी लोगों को, अंग्रेज़ों के द्वारा या फिर किसी विदेशी के द्वारा जो है, या फिर किसी विदेशी शासकों के द्वारा, जैसे कि सर, नाइटहुड, राय बहादुर, महाराज, इस तरह की जो उपाधियां दी जाती थी लोगों को, इन उपाधियों का अंत इस आर्टिकल 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते। ये किस लिए? क्योंकि अगर आपको कोई उपाधि दी गई, अगर आप उपाधि रखते हैं तो वो समाज में थोड़ा सा असमानता दिखाता है कि आपको उपाधि दी गई तो आप थोड़ा सा अप दिखेंगे, नाम के पहले सर नेम की तरह यूज करेंगे। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 18 में एक प्रावधान रखा गया, उपाधियों का अंत। और इसमें रैंक क्या होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि मिलिट्री में हो या फिर सेना में है, ब्रिगेडियर, कर्नल, इस तरह के रैंक जो हैं इनको आप नाम के पहले लगा सकते हैं। इनको लगाने की छूट दी गई है, जैसे कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आपने देखा होगा तिरंगा मूवी में, इस तरह से कर्नल, तो इनको नाम के पहले लगा सकते हैं, जो कि रैंक है, मेजर है, इनको लगाने की छूट दी गई है। लेकिन जो उपाधियां, जैसे कि आपको कोई विदेशी गवर्नमेंट से उपाधि मिलती है और अगर आप उस उपाधि को रखना चाहते हैं तो आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा आप उस उपाधि को नहीं रख सकते। ये संविधान में प्रावधान रखा गया है, आप भारत आकर के उस उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। या फिर जैसे कि भारत में पद्म भूषण है, भारत रत्न मिलता है, तो इस केस में क्या है कि आप अपने नाम के आगे भारत रत्न या फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते। इन उपाधियों का अंत जो है इस अनुच्छेद 18 में दिया गया है। लेकिन एजुकेशन से संबंधित रैंक है, जैसे प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इनको आप नाम के पहले लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। तो ये रैंक और एजुकेशन से संबंधित जो है इनको आप लगा सकते हैं, लेकिन अन्य जो उपाधियां हैं इनका अंत इस अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अगर आप देखें इस 14 से 18 तक में, तो टोटल जो प्रावधान दिए गए हैं वो समता या फिर समानता, यानी सभी के बीच समानता या फिर समता का व्यवहार, या फिर समाज में समान रूप से व्यवहार करने के लिए, सभी को समान बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता, यानी सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को समान रूप से सजा दी जाएगी, कानून के समक्ष सब एक समान होंगे। 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा इनके आधार पर, वंश के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो एक प्रावधान है आरक्षण का, वो कि समाज की भलाई के लिए है, जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, यानी आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते जब तक कि आपको राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो आप उपाधि रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।